देश का राष्ट्रपति हुआ और 5 साल में देश की अर्थव्यवस्था का 1% भी नहीं बदल पाया। मतलब क्या है? किसी अच्छे आदमी को अगर बुरी व्यवस्था में बिठा दोगे तो वो भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ ये प्रश्न हुआ था। प्रश्न ये था कि आप बहुत पवित्र आदमी हैं, बहुत ईमानदार आदमी हैं, बहुत कर्मठ आदमी हैं, बहुत देशभक्त आदमी हैं। आप राष्ट्रपति भवन में चुनकर आए हैं तो कम से कम अंग्रेजों के जमाने की कुछ व्यवस्थाओं को बदल दीजिए। तो क्या करना है? राष्ट्रपति भवन को छोटा कर दीजिए। 350 कमरे के घर में एक आदमी रहे, ये देश के 84 करोड़ लोगों का अपमान है जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है। इससे बड़ा अपमान कुछ नहीं है। एक आदमी 350 कमरे के घर में रहे और 84 करोड़ लोगों के ऊपर छत भी ना हो रहने के लिए इस देश में। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम 5 साल में भी ये काम नहीं कर पाए। वो 350 कमरे का घर अभी भी है राष्ट्रपति भवन के रूप। उस घर में रहने वाला तो एक है, उसका झाड़ू पोंछा लगाने वाले 900 कर्मचारी हैं। एक आदमी रहता है, 900 लोग उसकी सेवा में हाजिर हैं। खाना खाने वाला एक है, खाना बनाने वाले 24 हैं। कपड़ा पहनने वाला एक है, कपड़े धोने वाले 18 लोग हैं। और मैंने एक दिन सोचा था कि 350 कमरे के घर में एक आदमी कैसे रह सकता है। एक दिन एक कमरे में सोए, दूसरे दिन दूसरे में, तीसरे दिन तीसरे में, चौथे दिन चौथे में, तो भी पहले कमरे का नंबर 1 साल के बाद आता है। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा में 900 गार्ड लगे हुए हैं दिल्ली पुलिस के, 1500 जवान लगे हुए हैं अदर सिक्योरिटी फोर्सेस के। एक आदमी की सुरक्षा पर इतना खर्चा। राष्ट्रपति भवन का साल का खर्चा 350 करोड़ रुपए का है। हिंदुस्तान के 84 करोड़ इतना खर्चा नहीं कर पाते पूरे साल में, राष्ट्रपति अकेला करता है। क्या जरूरत है इसकी? क्यों नहीं छोटा किया जा सकता ये राष्ट्रपति भवन? क्यों नहीं अधिकारों में कमी लाई जा सकती? क्यों सुरक्षा पर इतना फालतू खर्चा है? कहते हैं जी राष्ट्रपति विशेष है, तो हम सब मूर्ख हैं। 115 करोड़ हम विशेष नहीं है, वो एक ही आदमी विशेष है। हम सब क्या अविशेष हैं? जो लोग राष्ट्रपति को चुन रहे हैं वो सब ऐसे ही हैं, साधारण, और राष्ट्रपति जिनसे चुनकर जा रहा है वो विशेष हो गया। और राष्ट्रपति का ही खर्चा नहीं है, प्रधानमंत्री का, उप प्रधानमंत्री का, वाणिज्य मंत्री का, वित्त मंत्री का, मंत्रियों का खर्चा हजारों करोड़ में है। जितना विकास पे खर्च नहीं होता उससे ज्यादा तो इन मंत्रियों और अधिकारियों पे खर्च होता है। मैंने एक दिन पूरे हिसाब निकाले थे, राज्य सरकारों के मंत्री, राज्य सरकारों के अधिकारी, राज्य सरकारों में एमएलए, केंद्र सरकार के मंत्री, केंद्र सरकार के अधिकारी और केंद्र सरकार के एमपी, इनका पूरा साल का खर्चा 3,21,000 करोड़ का है। और हमारे लोगों के विकास का साल भर का खर्चा मुश्किल से 1 लाख करोड़ रुपए का है। लोगों पे खर्चा 1 लाख करोड़ कंधों पर। क्या जरूरत है? इसको तो उठाकर फेंक देना ही पड़ेगा। इस व्यवस्था को तो अब बदल देना ही पड़ेगा। बहुत दर्द दिया है इस व्यवस्था ने, बहुत दुख दिया है, बहुत तकलीफ दी है। अब ज्यादा दिन हमसे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है। वो सीमा अब लोगों की टूट रही है, धीरज लोगों का टूट रहा है। अब इसलिए लोगों का संगठन बने, ताकत खड़ी हो इस व्यवस्था को बदलने के लिए। हम वही कोशिश कर रहे हैं भारत स्वाभिमान की तरफ से। और पहला प्रयास हमारा ये है कि लूट का पैसा जो नेताओं ने रखा है अपने नाम से, ये भारत में वापस आए। आप बोलेंगे कैसे आएगा? 4 रास्ते हैं इसके आने के। पहला रास्ता है संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित करा के इस पैसे को लाया जाए। संसद में प्रस्ताव क्या कराना है? एक लाइन का प्रस्ताव कराना है कि जो धन भारत के नेताओं ने लूटा है पिछले 62-63 साल में, वो धन भारत की राष्ट्रीय संपत्ति है। और राष्ट्रीय संपत्ति के लिए नियम यह है कि वो राष्ट्र की बैंकों में ही रखी जा सकती है। विदेशी बैंकों में रखना उसके लिए कानूनन अपराध है।
तो हम संसद से ये प्रस्ताव पारित कराना चाहते हैं। इसके लिए परम पूजनीय स्वामी जी रात दिन प्रयास कर रहे हैं। आज सवेरे मेरी फोन पर उनसे आधा घंटे चर्चा हुई। इस विषय पर बहुत सारे एमपी से बात चल रही है, प्रधानमंत्री से भी बातें हो रही हैं, अलग अलग लोगों से बातें हो रही हैं। किसी भी तरह से ये संसद में प्रस्ताव आए, और ये प्रस्ताव जिस दिन संसद में आएगा तो आपको सूचना होगी, जानकारी होगी। आप जरूर देखना टेलीविजन पर, और आप ये देखना कि इस प्रस्ताव का विरोध कौन कौन हरामी नेता कर रहा है। जो विरोध करेगा, पक्की बात है, हरामी वही है, भ्रष्टाचारी वही है, धन उसी का है, वही ना विरोध करेगा, और कौन करेगा। जब हमको पता चल जाएगा कि ये विरोध कर रहे हैं प्रस्ताव का, तो हमारा संकल्प है कि हम उनके चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और उनकी सारी पोल खोलेंगे कि 20 साल पहले इनके पास टूटी साइकिल नहीं थी, बाप दादों का छोड़ा हुआ 1 रुपया नहीं था, आज हजारों करोड़ इन्होंने स्विस बैंक में रखा, आया कहां से। और चुनाव क्षेत्र में जब उनकी पोल खुलेगी तो लोग खुद ही उनको सजा दे देंगे और अपना न्याय खुद से अपने हाथ में ले लेंगे। हमारी तो कोशिश है कि इस रास्ते में रोड़ा अटकाने वाले किसी भी नेता को छोड़ने वाले नहीं है हम। अंग्रेजों को नहीं छोड़ा तो इनको कैसे छोड़ देंगे। और इनके लिए कड़े कानून की व्यवस्था है। क्या होना है, स्वामी जी कहते हैं कि बिजली के तार से उल्टा लटकाएंगे और नीचे आग जलाकर उसमें मिर्ची का पाउडर झोंकेंगे। होगा। आप और मैं जब एक साथ मिलकर खड़े होंगे तो सच होगा। जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ, जब अंग्रेजों को भगाने का सपना सच हुआ, तो इन काले अंग्रेजों को भी भगाने का सपना सच होगा। बस कुछ समय का फेर है। वो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल से ज्यादा नहीं। क्योंकि भारत स्वाभिमान का संकल्प है कि सब कुछ 2 साल में कर देना है। अनंत काल के लिए इसको लटका कर नहीं रखना है। संसद में अगर नेता मान जाएं, प्रस्ताव पारित हो जाए, कानून बन जाए, तो स्विट्जरलैंड से ये पैसा चुपचाप आ जाएगा और दूसरी बैंकों से आ जाएगा 110 लाख करोड़। और अगर संसद से नहीं हो पाया किसी कारण से, तो हमारी दूसरी तैयारी है, और वो तैयारी ये है कि अगर ये वर्तमान संसद हमारे इस रास्ते में रुकावट बनती है और हमारे सपने को पूरा होने से रोकती है, तो पूरी संसद भवन को हम बदल देंगे और उसमें नए नेताओं को चुनकर लेके जाएंगे जो इस काम को करेंगे। हमारी तैयारी है कि देश में से 350 से 450 एमपीज को जिताकर लाएंगे और इस एक विषय पर संसद का प्रस्ताव पारित करवाएंगे। ये भी तैयारी है। और इससे भी आगे की तैयारी है, 31 राज्यों की विधानसभाएं रास्ते में रुकावट न बने, उन विधानसभाओं को भी बदल देंगे। क्योंकि प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है। अब राजाशाही नहीं है कि राजा का लड़का भी राजा हो जाए और उसका भी लड़का राजा हो जाए। लोकतंत्र की शक्ति का उपयोग करेंगे। संसद से करवाना है ये काम। वर्तमान संसद करे, नहीं तो नई संसद करे। फिर उसके बाद तीसरा रास्ता है, और वो रास्ता है सुप्रीम कोर्ट। हमारे देश में एक बार सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा आया था, आपको याद दिलाता हूं। नरसिम्हा राव इस देश के प्रधानमंत्री थे। उनके जमाने में एक यूरिया घोटाला हुआ। 133 करोड़ रुपए का पेमेंट किया गया। यूरिया का एक दाना भारत में नहीं आया। जांच हुई तो पता चला 133 करोड़ रुपए स्विस बैंक में जमा हो गया, और जांच हुई तो पता चला नरसिम्हा राव के बेटे के खजाने में जमा हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जिसके खजाने में ये पैसा है उसकी गिरफ्तारी की जाए। तो प्रधानमंत्री के बेटे की गिरफ्तारी हुई और वो जेल गया, और आज भी जेल में है। दूसरा आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि जिनके खजाने में ये पैसा है, वो पैसा राष्ट्र की संपत्ति है, उनकी व्यक्तिगत नहीं है, वो पैसा वापस लाया जाए। तो यहां से अधिकारियों की टीम गई, स्विट्जरलैंड की बैंकों से 133 करोड़ रुपए निकालकर सुप्रीम कोर्ट में जमा किया गया।
अगर यूरिया घोटाले का पैसा वापस आ सकता है तो चारा घोटाले का भी आ सकता है, बोफोर्स घोटाले का भी आ सकता है, सारे घोटालों का पैसा वापस आ सकता है। तो हम सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की याद दिलाते हुए ये काम करवाएंगे। और एक चौथा रास्ता है हमारे पास, अंतर्राष्ट्रीय अदालत में स्विट्जरलैंड के खिलाफ हम मुकदमा करेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने बड़ा अत्याचार किया है उन सब देशों के ऊपर जिनका पैसा उन्होंने अपने यहां रखा हुआ है। आप जानते हैं कितने चालाक लोग हैं ये। स्विट्जरलैंड की बैंकों में जहां ये पैसा जमा होता है वो बैंक उस पर ब्याज नहीं देते जमा करने वालों को, उल्टा जो जमा करता है उससे सर्विस चार्ज लेते, और उस पैसे को स्विट्जरलैंड की सरकार दूसरे देशों को कर्जे में बांट देती है और उस पर ब्याज लेकर अपना धंधा चलाते रहते हैं। इतने चालाक लोग, उनकी इस चालाकी को दुनिया में एक्सपोज करने की जरूरत है, क्योंकि भारत जैसे 50 देशों के भ्रष्टाचारी लोगों का पैसा उनके यहां जमा है। उन 50 देशों को हम इकट्ठा करेंगे, उनकी तरफ से अंतर्राष्ट्रीय अदालत में मुकदमा करेंगे और उस मुकदमे के फैसले के आधार पर इस पैसे को वापस लेंगे। आप बोलेंगे ऐसा कभी हुआ है? अभी हुआ है। एक उदाहरण बताता हूं। अमेरिका नाम का एक देश है, बराक ओबामा नाम का, वहां एक राष्ट्रपति चुन के आया, उसने ये काम किया। बराक ओबामा ने अमेरिका के 4,490 भ्रष्ट नेताओं का पैसा जो स्विस बैंक में पड़ा था उसको वापस मंगा लिया अभी थोड़े दिन पहले। उसके लिए बराक ओबामा ने अपनी संसद में एक ही प्रस्ताव पारित किया था कि अमेरिका के इतिहास में जिन नेताओं ने ये पैसा लूटकर विदेशी बैंकों में रखा है वो अमेरिका की संपत्ति है, और स्विट्जरलैंड की सरकार ने $470 अरब अभी अमेरिका को वापस दिया है। तो अगर अमेरिका ये कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अंतर इतना ही है कि अमेरिका में एक बराक ओबामा आ गया है, भारत में बराक ओबामा कोई आ जाएगा आने वाले समय में, क्योंकि भारत माता की विशेषता है कि जब जरूरत पड़ती है ऐसे सपूतों को जन्म देती है ये धरती। जरूरत पड़ी तो सरदार पटेल को जन्म दे दिया, जरूरत पड़ी तो भगत सिंह ऊधम सिंह को जन्म दे दिया, जरूरत पड़ी तो झांसी रानी लक्ष्मीबाई को जन्म दे दिया। अब फिर जरूरत है तो फिर ऐसा कोई सपूत निकलेगा और करेगा इस काम को। ये विश्वास हमें है और ये पैसा आएगा। हम तो कई बार ये भी सोचते हैं कि हम चाहें तो दादागिरी करके भी इस पैसे को ला सकते हैं। सारे कानून एक तरफ दुनिया में है। मुझे तो कभी कभी एक मजाक सूझता है आपको कहने के लिए, आप इस पे हंसे नहीं, बैठ जाइए चुपचाप, थोड़ी देर में बात करिए, कि भारतवासी अगर इकट्ठे हो जाएं सबके सब और इकट्ठे होकर पेशाब भी कर देंगे तो स्विट्जरलैंड बह जाएगा। इतना छोटा सा देश, आर्मी नहीं है स्विट्जरलैंड के पास, आपको मालूम है, पुलिस नहीं है, नेवल फोर्स नहीं है, एयर फोर्स नहीं है, कुछ नहीं है। आप चाहें तो दादागिरी करके सारा पैसा ला सकते हैं, और हम अकेले दादागिरी नहीं करेंगे, 50 देश खड़े हो जाएंगे। भागेगा कहां स्विट्जरलैंड, जाएगा कहां? बैंकें तो इसी दुनिया में हैं उनकी। और अब इतना आसान है ये काम करना। अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनाइटेड नेशन, उसने प्रस्ताव पारित कर दिया है कि दुनिया के सब देश जिनके खाते स्विट्जरलैंड में है वो बंद करवाएं, अपने खातों को पैसा लेके जाएं, क्योंकि एक नई जानकारी मिली है, वो ये कि जिन खातों में भ्रष्ट नेताओं का पैसा है उन्हीं खातों में आतंकवादियों का भी पैसा है। खाते एक ही हैं। ये नई जानकारी अभी आई है, यूनाइटेड नेशंस ने बताया, और यूनाइटेड नेशंस आतंकवाद के खिलाफ बड़ा अभियान चला रहा है। तो यूनाइटेड नेशन का कहना है कि वो सारे नेता आतंकवादी हैं जो धन को अपने अपने देश से लूटकर जमा कर रहे हैं स्विस बैंक में। बस अंतर इतना है कि ये आर्थिक आतंकवादी हैं, वो राजनीतिक आतंकवादी। तो यूनाइटेड नेशन मदद करने को तैयार है हमारी। हो सकता है ईश्वर की कोई योजना है, वरना इतनी अनुकूलता कभी नहीं होती। और ईश्वर की उस योजना में हम तो निमित्त मात्र हैं, करवाने वाला और करने वाला तो कोई और है। वो चाहता है कि भारत माता सुजलाम सुफलाम बने, वो चाहता है कि भारत माता समृद्धशाली बने, वो चाहता है कि भारत माता फिर से विश्व गुरु बने, वो चाहता है कि भारत का सम्मान फिर से दुनिया में हो, इसलिए वो ये सब करवा रहा है। तो ये पैसा तो आएगा।
आने के बाद क्या करना है उसकी पूरी योजना हमने बनाई है, पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। भारत स्वाभिमान की तरफ से थोड़े दिन में हम देश के सामने वो जारी करें। उसके कुछ बिंदु आपसे जरूर कह सकता हूं। सबसे पहला हम क्या करेंगे, ये 110 लाख करोड़ आएगा, इसमें से सबसे पहला खर्चा करेंगे गांव में उद्योग और व्यापार का विकास करने के लिए। गांव में कोई उद्योग नहीं है, जो भी उद्योग हैं शहरों में हैं, इसलिए गांव के लोग भागकर शहर आते हैं और अपने जीवन जिंदगी में हमेशा दुख पाते हैं। हम चाहते हैं कि गांव में उद्योग लगे। आप बोलेंगे क्या उद्योग गांव में हो सकते हैं? 100 ऐसे उद्योग हैं जो हर गांव में हो सकते हैं, आसानी से हो सकते हैं। जैसे उदाहरण से बताता हूं, हिंदुस्तान के 2 लाख से ज्यादा गांव में कपास पैदा होती है। कपास से चरखा चलाने का काम हर गांव में हो सकता है। उसमें बिजली नहीं लगती, उसमें पानी नहीं लगता, बस हाथ की मेहनत लगती है। अगर 2 लाख गांव में चरखा चलाने का काम शुरू हो जाए तो सारी कपास का सूत हम गांव में ही बना सकते हैं, और फिर सूत से कपड़ा बुनने का काम भी गांव में हो सकता है, क्योंकि कपड़ा बुनने में भी बिजली नहीं लगती, पानी नहीं लगता, वो हाथ का ही खेल है पूरा। और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि 2 लाख गांव में सूत बनना शुरू हो जाए, उस सूत का कपड़ा बनना शुरू हो जाए, वो कपड़ा पहनना हम शुरू कर दें, तो इसके लिए भारत स्वाभिमान ने पहला कदम उठाया कि भारत स्वाभिमान के सभी कार्यकर्ताओं को हाथ से बना, हाथ से बुना खादी का कपड़ा अब पहनना ही होगा, क्योंकि परम पूजनीय स्वामी जी ने खुद खादी पहनना अब शुरू कर दिया। हम दूसरों से कहें तो पहले हम करें, और ये काम जब हम शुरू करेंगे तो करोड़ों हिंदुस्तानी हमें देखकर शुरू करेंगे। खादी की बिक्री अभी पूरे देश में सिर्फ 1 करोड़ लोगों के द्वारा होती है। वो 2 करोड़ हो जाएं, 5 करोड़ हो जाएं, 10 करोड़ हो जाएं, तो रोजगार उतना ही बढ़ता जाएगा। मैंने एक दिन हिसाब निकाला, 15 करोड़ लोगों को रोजगार गांव में ही मिल सकता है, खाली खादी का कपड़ा पहनने और उसका उपयोग करने मात्र। ये एक बड़ा उद्योग हर गांव में हो सकता है। दूसरा उद्योग क्या हो सकता है? हर गांव में सरसों पैदा होती है, तिल पैदा होता है, नारियल पैदा होता है, माने तेल की व्यवस्था सारी गांव में हो सकती है। जहां सरसों पैदा हो सकती है वहां तेल निकल सकता है, जहां नारियल पैदा होता है वहां तेल निकल सकता है। तो तेल निकालने के सारे केंद्र गांव में ही चलेंगे, शहर में आकर तेल बिकेगा। आप बोलेंगे तेल कैसे निकालते हैं? पुराने जमाने में कोलू होता था ना, उससे तेल निकलता था, अभी भी हो सकता है। बैल की व्यवस्था करनी पड़ेगी, और बैल की व्यवस्था करने के लिए गाय को जिंदा रखना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। बैल तो अभी भी हो जाएंगे, कोलू तो अभी भी चल जाएंगे, और कोलू का निकाला हुआ तेल 1000 गुना क्वालिटी में अच्छा होता है ये जो मशीन से निकाले हुए तेल की तुलना में। क्योंकि मशीनों से जो तेल निकलता है उसमें बिजली इस्तेमाल होती है, घर्षण बहुत तेज होता है, तेल की सारी पौष्टिकता उसमें जल जाती है, क्योंकि तापमान बड़ा हो जाता है। कोलू से धीरे 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 तेल निकलता है, उसकी पौष्टिकता बरकरार रहती है। और हमने तो परीक्षण कर लिया है, कोलू का तेल कोई भी आदमी खाए, कभी हार्ट अटैक होने की संभावना नहीं, कभी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने की संभावना नहीं, कभी कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावना नहीं, क्योंकि उस तेल से HDL बढ़ता है, और ये बाजार वाले तेल से LDL और VLDL बढ़ता है। LDL VLDL खतरनाक है, HDL तो जरूरी है। इसलिए कोलू के तेल की व्यवस्था हर गांव में होगी। तेल का बाजार 56,000 करोड़ का है, और इस बाजार में हम हिंदुस्तान के लाखों गांवों को लगा सकते हैं। फिर इसी तरह से घी है, देशी गाय का घी, भैंस के दूध का घी, ये सब गांव में निकालने का काम हो सकता है। घी निकालना ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो किसी को नहीं मालूम? दूध को दही बनाओ, दही का मट्ठा बनाओ, मक्खन निकालो, गरम करो, घी बनाओ। यूरोप में किसी को नहीं आता ये, हमें तो आता है, घर घर में आता है। तो घी निकालने का उद्योग, तेल का उद्योग, सूत का उद्योग, सूती कपड़े का उद्योग। फिर गांव में गेहूं पैदा होता है, गेहूं से आटा हर गांव में बन सकता है। चक्की हाथ की अगर चलवा दें हिंदुस्तान के करोड़ों घरों में, तो आटा जो तैयार होगा उससे ज्यादा पौष्टिक आटा मिल नहीं सकता आपको। जिन माताओं ने चक्की का पिसा हुआ आटा खाया है, किसी भी मां को बच्चे का जन्म करने के लिए सर्जरी नहीं करानी पड़ी है, सिजेरियन नहीं कराना पड़ा है। ये हमारा इतिहास है आजादी के बाद। चक्की चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती?
और चक्की चला के हम अपने पेट कम कर सकते हैं, शरीर को कम कर सकते हैं, शुद्ध आटे की पूर्ति हो सकती है। इसी तरह से भारत में 90,000 गांव हैं जहां आलू पैदा होता है, तो जिन गांवों में आलू पैदा होता है वहां आलू का चिप्स बनाने का उद्योग चल सकता है। 65,000 गांवों में टमाटर पैदा होता है इस देश में, जिन गांवों में टमाटर पैदा हो सकता है वहां टमाटर की चटनी बनाने का उद्योग हो सकता है। लाख से ज्यादा गांव हैं जहां आम की भिन्न भिन्न किस्में पैदा होती हैं, आम का अचार बनाने का काम उन सब गांवों में हो सकता है। पापड़ है, बड़ी है, ये सब बनाने का काम गांव-गांव में हो सकता है। तो ये 100 तरह के उद्योग गांव में हमें लगाने हैं। अब इन उद्योगों को लगाने के लिए पूंजी चाहिए। ये पूंजी उस पैसे में से हम निकालना चाहते हैं जो स्विस बैंक से वापस आए, और ये उद्योगों को लगाने के बाद जो बचेगा पैसा उसमें हम बिजली की व्यवस्था करना चाहते हैं। भारत में लगभग 2.5 लाख गांव हैं जहां बिजली अभी चाहिए। हमने उसकी योजना बनाई है, 10-10 गांव के छोटे समूह बनाएं और 1 मेगावाट का छोटा बिजली घर बनाएं, जिसमें बिजली की खपत हो, पूरी की पूरी बिजली का नुकसान हो कम से कम। अभी हमारे देश में क्या होता है, बिजली बनती है 1000 मेगावाट के पावर स्टेशन, 1500 मेगावाट के पावर स्टेशन। अब 1000 मेगावाट की बिजली बनाएंगे तो उसका वोल्टेज 11-12 हजार 13 हजार पर होगा। अब 11,000 वोल्टेज को इस्तेमाल तो कर नहीं सकते घरों में, तो स्टेप डाउन करना पड़ता है और 110 वोल्ट तक लाने के लिए सारी ऊर्जा को नष्ट करना पड़ता है। फालतू में हमारी 35% बिजली बर्बाद होती है। इस बर्बादी को हम रोकना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि घरों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो 110 वोल्ट की है उसके लिए छोटे पावर स्टेशन हो, कारखानों में इस्तेमाल होने वाली बिजली जो हाई वोल्टेज की है उसके पावर स्टेशन अलग कर दो, दोनों को अलग अलग करो, डिसेंट्रलाइज करो, तो फालतू बिजली खराब ना हो और जितनी बिजली हम बचत करेंगे वही पैदा हो जाएगी। और 1 मेगावाट के बिजली घर को बनाने में 4.5 करोड़ का खर्चा आता है। 1 लाख बिजली घर भी हम लगाएंगे तो 4.5 लाख करोड़ का खर्चा है और हमारे पास 110 लाख करोड़ का फंड है, हो सकता है। फिर सड़क बनाने का काम हो सकता है, फिर हॉस्पिटल हर गांव में हो, डॉक्टर हर गांव में हो, दवा हर गांव में मिले। मैंने तो एक दिन सोचा था कि भारत के एक-एक गांव के पास इतना पैसा हो सकता है कि वो आईपीएस पुलिस अधिकारी को गांव का चौकीदार बना के रख सकते हैं। इतना पैसा एक-एक गांव के पास हो सकता है। इस पैसे से विकास करेंगे हम। और मैंने एक दिन ये सब हिसाब जोड़ा तो पता चला कि मात्र 50 लाख करोड़ रुपए में भारत का हर गांव सोने का गांव हो जाएगा, स्वर्ग जैसा गांव हो जाएगा, मात्र 50 लाख करोड़ के खर्चे। और है हमारे पास 110 लाख करोड़, तो जो 60 लाख करोड़ बचेगा उसको भारत माता के नाम से एक फिक्स डिपॉजिट में जमा कर देंगे तो साल का ब्याज 6 लाख करोड़ का आ जाएगा। किसी को टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था को जीरो टैक्स बनाएंगे। अंग्रेजों ने जो टैक्स लगाए हैं वो अब हम नहीं लगाएंगे। कोई टैक्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टैक्स से जितना पैसा आता है वो तो विदेशी पैसे को भारत में ले आए उसके ब्याज से ही आ जाता है, जरूरत क्या है। और टैक्स जैसे ही खत्म होंगे महंगाई अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको एक छोटी सी कल्पना देता हूं, 100 रुपए की चीज आपको आराम से 30 रुपए में मिल जाएगी अगर सारे टैक्स खत्म हो जाए। 50 रुपए लीटर का जो पेट्रोल है ना, ये 12-13 रुपए लीटर में मिल जाएगा आपको। 35 रुपए लीटर का डीजल है, 7-8 रुपए लीटर में मिल जाएगा टैक्स खत्म होने के बाद। रसोई गैस का सिलेंडर जो 350 का है वो 45 रुपए का मिल जाएगा आपको। बस में आना और जाना करते हैं, अगर ग्वालियर से कहीं जाएं 100 रुपए का टिकट लगे, 30 रुपए में ही पहुंच जाएंगे आप। रेल में भी वही होगा, हवाई जहाज में भी वही होगा। आपके बच्चे पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सबका खर्चा 70% कम हो जाए। महंगाई 70% एक दिन में खत्म हो जाएगी टैक्स व्यवस्था को हटाते। अब महंगाई कम होगी तो गरीबों के लिए रास्ते खुल जाएंगे, आराम से उनकी जिंदगी वो बिता पाएंगे। और एक बड़ा काम होगा, इनकम टैक्स खत्म जैसे ही होगा सारा काला धन इस देश में सफेद हो जाएगा एक झटके। अभी 36 लाख करोड़ का काला धन इस देश में है जो बंद पड़ा है तिजोरियों में। फिर जब वो सफेद हो जाएगा तो कोई उसको तिजोरी में नहीं रखेगा, सारा धन बाहर आ जाएगा। या तो लोग बैंक में जमा करेंगे या उसको खर्चे में डालेंगे
या उससे उद्योग और व्यापार करेंगे। तीनों ही स्थिति में पैसा बाजार में घूमेगा। और 36 लाख करोड़ अगर हमें मिलता है एक झटके में, तो कटोरा लेकर भीख मांगने भारत को किसी देश के दरवाजे जाना नहीं पड़ेगा। देश का सारा विकास स्वावलंबी होगा, स्वदेशी होगा। 3 कारण है। सबसे बड़ा कारण यह है कि नोट जितना बड़ा, उसके नकली होने की संभावना उतनी बड़ी। पाकिस्तान से नकली नोट आते हैं, आप जानते हैं। 15 से 20% करेंसी हमारी नकली हो चुकी है, ये सरकार कहती है। हर साल पाकिस्तान 18-20 हजार करोड़ की नकली करेंसी हमारे देश में डाल देता है। और जब भी नकली करेंसी पकड़ी जाती है तो 1000 के नोट, 500 के और 100 के नोट पकड़े जाते हैं। 50 का नोट आज तक नहीं पकड़ा गया। जानते हैं क्यों? एक बार मैंने एक सीबीआई अधिकारी को पूछा था कि जब पाकिस्तानी एजेंटों को आप पकड़ते हैं नकली नोट के साथ, तो उनसे पूछने में क्या पता चलता है? तो उन्होंने कहा ये पता चलता है कि 1000 का नोट बनाना आसान है, 500 का भी आसान है, 100 का भी आसान है। 50 का नोट बनाने में 53 रुपया खर्च हो जाता है, इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता। 20 का नोट बनाने में 25 खर्च हो लेते हैं, इसलिए पाकिस्तान नहीं बनाता। उसका पाकिस्तान का उद्देश्य 1000, 500, 100 के नोट बना के नकली इस देश में डलवाना। तो 1000, 500, 100 के नोट ही बंद कर दो, देखें पाकिस्तान क्या करता। तो नकली करेंसी कम हो जाएगी। दूसरा फायदा है कि रिश्वत कौन देगा फिर? अभी 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो 1000 के नोट ब्रीफ केस में भर के दे आते हैं। फिर 10 करोड़ की रिश्वत देनी है तो ट्रक भर के ले जाना पड़ेगा। कौन दे के आएगा? देखें। और कौन ले लेगा वो भी देखें। रिश्वतखोरी कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। और सबसे गंभीर बात यह है कि जब 84 करोड़ लोगों की एक दिन की आमदनी 20 रुपए है, इसका माने 84% हमारी करेंसी 20 रुपए ही चाहिए हमको। 1000 की क्यों करेंसी चाहिए? 84 करोड़ लोगों ने 1000 का नोट नहीं देखा है अपनी जिंदगी में, क्यों उनको 1000 का नोट पकड़ाना? उनको 20 की जरूरत है, वही चाहिए। तो करेंसी हमें छोटी रखनी। और एक काम हम करना चाहते हैं, अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए अर्थव्यवस्था के जो कानून है, एक कानून है किसानों के लिए जो इस देश में लगा हुआ है, वो ये कि कोई भी किसान अपनी फसल का भाव खुद तय नहीं कर सकता, सरकार के अधिकारी तय करते हैं। किसान अकेला है जो अपनी चीज का भाव तय नहीं करता, बाकी सब लोग अपनी चीज का भाव तय करते हैं। जूता बनाने वाला भी जूते का भाव खुद तय करता है, मुझे यही कीमत पे बेचना है, किसान नहीं कर पाता। क्योंकि अंग्रेजों का कानून है एग्रीकल्चरल प्राइस कमीशन एक्ट, वो कानून हम बदलना चाहते हैं। किसान को अधिकार देना चाहते हैं कि वो अपनी फसल का भाव खुद तय करे। और फसल के भाव के निर्धारण में जो मानक हैं वो बदलना चाहते हैं। अभी फसल का भाव जब तय होता है ना, तो जमीन की कीमत उसमें जोड़ी ही नहीं जाती, जबकि वो जमीन करोड़ों रुपए की होती है। अगर आप कहीं जमीन खरीदें, उद्योग चलाएं, बैंक से कर्ज लें, तो बैंक का ब्याज आप जोड़ लेते हैं। किसान बेचारा वो भी नहीं जोड़ पाता। क्यों नहीं जुड़ना चाहिए? जैसे ही जमीन की कीमत आप जोड़ना शुरू करेंगे, फसल का भाव बढ़ जाएगा, किसान को ज्यादा पैसा अपने आप मिल जाएगा। इसी तरह के हम कुछ कानून और भी बदलना चाहते हैं। हिंदुस्तान में अंग्रेजों के बनाए हुए न्याय के कानून है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, इन्हें बदलना चाहते हैं। क्योंकि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी की व्यवस्था यह है कि 3.5 करोड़ मुकदमे चल रहे हैं, फैसला नहीं आ रहा है। एक बार सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस महोदय को मैंने पूछा कि 3.5 करोड़ मुकदमों का फैसला कब आएगा? तो उन्होंने कहा अंग्रेजों के कानून अगर ऐसे ही चलेंगे तो 350 साल में फैसला आएगा। ना वादी जिंदा रहेगा, ना प्रतिवादी जिंदा रहेगा। अंग्रेजों के कानून ऐसे घनचक्कर हैं कि आप फैसला दे ही नहीं सकते। ये कानून हमें हटाने। कौन से कानून लाने हैं? भारत में पहले एक न्याय व्यवस्था चलती थी, उसका एक नाम लेके उदाहरण देता हूं। एक राजा था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बड़ा न्यायप्रिय था। उसके दरबार में एक मुकदमा आया। 2 माताएं थी, एक बेटा था। एक मां कह रही थी मेरा बेटा है, दूसरी कह रही थी मेरा बेटा। दोनों झगड़ रही थी। राजा ने कहा तलवार ले आओ, आधा आधा काट दो, आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो। जैसे ही तलवार आई तो असली मां चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, इस बेटे को दूसरी मां को दे दो, कम से कम जिंदा तो रहेगा। राजा समझ गया कि असली मां यही है,
जो कटते हुए नहीं देख सकती अपने बच्चे को, तो नकली मां से बच्चा छीनकर असली मां को दे दिया। पूरे मुकदमे का फैसला 2 मिनट में हो गया। ये है भारतीय न्याय व्यवस्था।